Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Prachi Tandon. Today I will describe you the second chapter of History Nationalism in India. As you have seen, यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना पैदा होने लगी। ज़्यादातर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबे प्रोसेस में हुआ। आइए देखें हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में पैदा कर दी। इस वार के नाम पर डिफेंस एक्सपेंसेस यानी रक्षा व्यय काफ़ी बढ़ गए थे। इन एक्सपेंसेस की भरपाई के लिए वॉर के नाम पर लोन लिए जाने लगे और टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए गए। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। वॉर के टाइम में कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग डबल हो चुकी थी, जिसके कारण कॉमन पीपल यानी आम लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 टू 2021 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण फूड यानी खाद्य पदार्थ की शॉर्टेज हो गई। इसी समय इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग फेमाइन्स एंड एपिडेमिक के कारण 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। नेक्स्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे। इससे पहले वे साउथ अफ्रीका में थे और वहां उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस मेथड को वे सत्याग्रह कहते थे। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह कर और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मीन्स अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी फिजिकल फोर्स यानी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ऑपरेसर मीन्स दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। दमनकारी शत्रु मीन्स जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। गांधी जी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी को विश्वास था कि यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को सपोर्ट के लिए सत्याग्रह किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द peasants of खेड़ा could not pay the revenue. 1918 में गांधी जी कॉटन मिल्स वर्कर्स के बीच में सत्याग्रह मूवमेंट चलाने के लिए अहमदाबाद गए। नेक्स्ट टॉपिक, रोलेक्ट एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पारित किया। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रेल्स फॉर 2 years। मीन्स इस कानून के जरिए गवर्नमेंट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने अहिंसक ढंग से सिविल नॉन ओबीडियंस यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को हड़ताल से शुरू होना था। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 13 अप्रैल को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले बैसाखी मेले के लिए जलियांवाला बाग मैदान में, जो कि चारों तरफ से बंद था, वहाँ इकट्ठा हुए। उनमें से कुछ सरकार के द्वारा लागू कानून का विरोध करने के लिए कलेक्ट हुए थे। शहर के बाहर होने के कारण काफ़ी लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। जैसे जैसे यह न्यूज़ स्प्रेड हुई, नॉर्थ इंडिया के लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी। लोग सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला करने लगे।
तब सरकार ने भी इस कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और अब सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को सड़क पर नाक रगड़ने घिसट कर चलने को मजबूर किया गया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन यह शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा। गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कोई मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्किश हार चुका था। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि जो उनके खलीफा थे, उनके ऊपर सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, ऐसी र्यूमर्स फैली थी। 1919 में मुंबई की खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं को भी इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट और स्वराज के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग क्यों? 1909 में महात्मा गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण ही स्थापित हो सका और उनके सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। अगर भारतीय लोग अपने सहयोग को वापस ले लें तो ये ब्रिटिश शासन साल भर में ही ढह जाएगा। यह कोलैप्स मीन्स ढह जाना। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, और इसे सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को वापस करने से शुरू होना चाहिए। एंड सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब का बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार किया जाना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर सशंकित थे। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। दे feared that the movement might to lead to popular violence. उन्हें डर था कि इस मूवमेंट में लोग हिंसा कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि सपोर्टर एंड ओपोनेंट्स के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, बट फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक समझौता हुआ और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड, यानी नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों के मुखिया माने जाने वाले टर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। इस मूवमेंट में वेरियस सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट तो किया, बट सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज का आह्वान को स्वीकार तो किया, बट इसके अर्थ अलग अलग थे। द मूवमेंट इन टाउन्स, शहरों में आंदोलन। यह मूवमेंट शहरों के मिडिल क्लास की हिस्सेदारी से स्टार्ट हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। वकीलों ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों ने चुनावों का बॉयकॉट किया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। विदेशी सामानों का बॉयकॉट यानी बहिष्कार किया गया। शराबों की दुकान की पिकेटिंग यानी धरना प्रदर्शन किए गए और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921-22 में फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट आधा रह गया, यानी इसका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। कई ट्रेडर्स ने फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब लोग इंपोर्टेड की जगह इंडियन क्लोथ्स पहनना लोगों ने शुरू किया तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ गया, बट कुछ टाइम बाद यह मूवमेंट धीमा पड़ गया। इसके कई सारे रीज़न थे। खादी कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़ों के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, इसे गरीब खरीद नहीं सकते थे। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बॉयकॉट से प्रॉब्लम्स पैदा हो गई।
नेक्स्ट टॉपिक, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देहातों में भी फैल गया। अवध में किसानों की लीडरशिप सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। सन्यासी बाबा रामचंद्र इससे पहले यह फिजी में एक इंडेंचर लेबर के तौर पर काम कर चुके थे। इंडेंचर लेबर मीन्स होता है वो बाउंडेड लेबर जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक सर्टेन टाइम और पेमेंट पर एक शहर या कंट्री से दूसरे शहर या कंट्री में काम के लिए भेजा जाता है। इनका मूवमेंट उन लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदारों और ताल्लुकदारों के अगेंस्ट में था जो किसानों से भारी भरकम लगान एंड टैक्स वसूल करते थे। किसानों को उनकी ज़मीन पर बेकार मीन्स बिना पेमेंट के काम करने पर मजबूर किया जाता था। किसानों की डिमांड थी कि लगान को कम किया जाए, बेगार को ख़त्म किया जाए एंड ऐसे लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों का सोशल बॉयकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र की लीडरशिप से अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस इलाके में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। नेक्स्ट ईयर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो अवध के किसानों ने मूवमेंट में शामिल होने का प्रयास किया, बट किसानों का मूवमेंट ऐसे स्वरूप में डेवलप हुआ जिससे कांग्रेस के लीडर खुश नहीं थे। 1921 में जब मूवमेंट फैला तो लैंडलॉर्ड एंड तालुकेदारों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी। स्थानीय नेता किसानों को समझा दिया कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि कोई लगान नहीं भरेगा। महात्मा गांधी जी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने तो महात्मा गांधी जी के संदेश और स्वराज का कुछ और ही मतलब निकाला। एग्जाम्पल के लिए 1920 में आंध्र प्रदेश की गुडेन हिल्स में मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट फैल गया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यहाँ के फॉरेस्ट में लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन फॉरेस्ट में ना तो अपने कैटल्स मीन्स मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलाने के लिए लकड़ी या फल कलेक्ट कर सकते थे। इससे पहाड़ के लोगों में बहुत गुस्सा और परेशान थे। अब गवर्नमेंट ने इन लोगों को सड़क निर्माण के लिए बेकार करने पर भी मजबूर कर दिया था। तो लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया यानी विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उनकी लीडरशिप करने वाले आलोरे सीताराम राजू एक इंटरेस्टिंग पर्सन थे। रिबेल्स मीन्स विद्रोही लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। राजू महात्मा गांधी के गुणगान गाते। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा से नहीं बल्कि बलपूर्वक के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, स्वराज की प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अब अपने लोगों में एक फोक हीरो बन चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज इन द प्लांटेशन। बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी जी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त टी गार्डन से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आसाम के टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे जब चाहें आ जा सकते हैं और अपने गांव में संपर्क रख पाएंगे। जब उन प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों वर्कर्स अपने अधिकारियों की अवहेलना करते हुए प्लांटेशन छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़े। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, अब तो हर एक को गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी, बट वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे एंड स्ट्रीमर्स की स्ट्राइक के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस की कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए ये ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी ट्राइबल्स ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और एक स्लोगन स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से इमोशनली जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी जी का नाम लेकर काम करते या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वे वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था यानी पूरे भारत में फैला हुआ था।
इसके बाद फरवरी 1922 में यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे बाजार में एक शांतिपूर्ण जुलूस पे पुलिस ने गोली चला दी और इसकी जवाबी कार्यवाही के लिए प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का आह्वान किया। That's all for today. Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon.